अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, पंजाब का सियासी और आइनी बहरान हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू की, खिताब किया, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि पंजाब में ये मजाक किया जा रहा है, हुकूमतें तहलील करना हमारा आइनी हक है। उनकी जानिब से कहा गया कि हमें पहले तो चैलेंज किया जाता रहा कि असम्बलियाँ तोड़ें, आप असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन करा देंगे। जब असम्बलियाँ तोड़ने की बात आई तो असम्बलियाँ बचाने में लग गए, ये लोग इलेक्शन से डरे हुए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासी के साथ साथ कानूनी जंग भी जारी है। पीटीआई गवर्नर के जो इकदामात हैं, तब से लेकर जब से इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने की बात की, तब से लेकर जो भी गवर्नर ने किया उसको गैर आइनी इकदाम करार दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान साहब ने आज भी मीडिया टॉक की और बार बार ज़ाहिर है वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि जारी सेशन के दौरान गवर्नर इजलास कैसे होता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक अदम एतमाद अभी तो आई है, अभी तो इस पर नोटिस होना है, एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसेस में टाइम लगना है। और फिर उन्होंने टाइम ये दिया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद जनवरी के पहले हफ्ते तक ये मामला जाए। उन्होंने इस हवाले से क्या बात की, सुनिएगा जरा। अभी अदम एतमाद पेश हुई है, अभी उसके ऊपर नोटिस होना है, अभी उसको सर्कुलेट होना है, बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर। हम जल्दी करना चाहते हैं। हमारा तो ये था कि कल हमने असेंबलीज डिसॉल्व करनी थी, बट जो रुकावटें आ गई हैं नो कॉन्फिडेंस की और कॉन्फिडेंस की, अब इनको दूर करने के बाद ही रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली होगी। और ये नो कॉन्फिडेंस जो है ये तकरीबन मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। इसके साथ साथ नाजरीन, वजीर दाखिला ने यह कहा कि चूंकि सीएम ने गवर्नर के कहने पर एतमाद का वोट नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर अब सीएम नहीं रहे, यानी कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब अब वजीर आला नहीं रहे। उन्होंने साथ में ये कहा कि नोटिफिकेशन जारी करना तो अब एक रस्मी कार्रवाई है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। गवर्नर के कल 4 बजे के तलब करदा इजलास के ना होने या उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो आईनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। बाकी जो ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने वो एक फॉर्मेलिटी है और मेरा ख्याल है कि उसे जितनी भी जल्द जारी हो जाए वो मुनासिब होगा। मेरा ख्याल है कि वो आज जारी होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि आईनी तकाजे को, यानी गवर्नर जो कह रहे हैं, अगर इसको रेजिस्ट किया गया तो फिर उन्होंने गवर्नर राज की भी बात की है। क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। अगर आईनी तकाजे को रेजिस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर अमल दरामद को रोका जाएगा तो फिर गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को लिख सकते हैं और उनके तहरीर करने पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट की मंजूरी से एडवाइस भेज सकती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर रूल लग सकता है। ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे आईनी और कानूनी सवाल जन्म ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या गवर्नर सीएम को डी नोटिफाई कर सकता है, अगर कर सकता है तो क्या ये आईनी होगा या गैर आईनी होगा, इसकी अहमियत क्या होगी, गवर्नर के इक़दामात जो हैं वो आईनी हैं या नहीं, फिर स्पीकर की रूलिंग की कानूनी हैसियत क्या है, फिर जारी जो सेशन है इसके दौरान गवर्नर इजलास बुला सकता है या नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कह सकता है या नहीं, ये सारी सूरत हाल कहाँ जाएगी, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। लीगल एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन इस सारी सूरत हाल पर लेंगे। लेकिन सबसे पहले एहतशाम साहब आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। अभी इमरान खान साहब ने जिस तरह से बात भी की, आप भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पंजाब में मजाक हो रहा है। आपको नहीं लगता कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है मरकज़ से, तब से लेकर अभी तक ये मजाक ही चल रहा है? पंजाब यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, 12 करोड़ से ज़ायद आबादी का सूबा, एक मजाक बना हुआ है। सोनिया, आप देखते हैं जब से अप्रैल के महीने में इमरान खान की हुकूमत को जब तोड़ा गया था, हटाया गया था, उसके बाद से लेके आपने देखा तवातर के साथ 5-4 महीने इमरान खान साहब एक ही बात दोहराते रहे, क्यों निकाला, कैसे किया, इल्ज़ामात, ये रजीम चेंज हुआ, फलाना हुआ, लोकल लोगों ने मिल के किया। इतनी तवातर के साथ बातें की थी, लोगों ने उनको सीरियसली लेना छोड़ दिया था कि अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। लेकिन ये तुर्क का पता कहें, कुछ भी कहें, जो उन्होंने 26 तारीख को कहा था और कि जी हम 27 को जो है ना असम्बलियाँ तोड़ देंगे लेके, मेरा ख्याल 26 नवंबर की बात है ये बात हुई। अच्छा, अब सूरत 23 नवंबर सॉरी कि 27 को हम फाइनली असम्बलियाँ तोड़ देंगे। 23 नवंबर को, 17 को अनाउंस हुआ था कि 23 को हम तोड़ देंगे। 23 यानी कल। यस जी हाँ, 23 को।
تو اب سوال اس وقت یہ ہے کہ جو صورتحال ایک قسم کا انیشیٹو بہت زبردست لگ رہا تھا کہ بڑے دنوں کے بعد بہت عرصے کے بعد گورنمنٹ کے پاس پی ڈی ایم کے پاس آیا اور لگ رہا تھا کہ عمران بیک فٹ پہ ہے، جب انہوں نے دھڑا دھڑ کہا جی آپ سمجھیاں توڑیں فوراً ضمنی انتخاب ہو جائیں گے، ہم نیشنل الیکشن کو کال کر دیں گے، لیکن 2-3 دن میں جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ آپ نے دیکھا صورتحال بدل کے رہ گئی۔ اب جہاں سونیا جو معاملہ ایک طرف عدالتوں میں جائے گا، لمبا پروسیس ہے اپنی جگہ پہ، لیکن قانونی طور پہ اب سب پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بلف کال کرنے والی بات سمجھے ہو گئی ان کی، جو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے رات کو، وہ نہیں کیا، اور پھر آج رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنر کو ڈی نوٹیفائی سی ایم کو کر دینا چاہیے۔ اب کر دینا چاہیے، ہو جانا میں دو چیزیں ہو گئی یا نہیں ہو، یہ ذرا قانونی رائے لے لیتے ہیں احتشام سے۔ اب جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب سابق جج ہائی کورٹ کر چکے ہیں، بہت بہت شکریہ جسٹس صاحب آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آج وزیر داخلہ نے دوبارہ سے یہ بات کی ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سی ایم نے گورنر کے کہنے پر اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو وہ ابھی سی ایم نہیں رہے۔ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن اگر جاری کرتے ہیں گورنر تو وہ تو ایک رسمی کارروائی ہوگی۔ میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ گورنر پنجاب نے سی ایم کو اگر ڈی نوٹیفائی کر دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر آئینی ہوگا؟ غیر آئینی کیوں ہوگا؟ غیر آئینی تو نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو اسٹیپ لیا ہے وہ تو آئین کی شک 137 سب آرٹیکل 7 کے تحت لیا ہے، تو غیر آئینی تو نہیں ہو سکتا وہ۔ اب یہ جہاں تک کہ اس کی ڈی نوٹیفیکیشن کی بات ہے ان کی، وہ ایک پروسیجرل چیز یقینی ہے، لیکن اب تک تو ہو جانا چاہیے، چونکہ کوئی آدمی جس کے پاس ان کے نظر میں کانفیڈنس ہاؤس کا نہیں ہے، اس کو تو ایک دن کے لیے بھی چیف منسٹر نہیں رہنا چاہیے۔ اس وجہ سے ان کو چاہیے تھا کہ ان کو کل ہی کر دیتے، اگر کل نہیں تو آج کر دیتے، لیکن نہیں کر رہے ہیں۔ اب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ شاید یہ پولیٹیکل کوئی ریزنز ہیں اس کے، مے بی سم ڈسپیوٹس ان دی پارٹی، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن ٹھیک ہے عثمانی صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں شاید اسی طرح ہوں، لیکن بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید اتنا آسان معاملہ نہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، جو اسپیکر آف دی اسمبلی ہے، کوسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، اس کی بھی کوئی ویلیو، کوئی وقت ہے جو بات کر رہا ہے، وہ ریپیٹڈلی ایک بات کر رہا ہے اور اس کو کوئی ڈینائی بھی نہیں کر رہا اس طریقے سے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے آتی ہے ہمارے پاس عدم اعتماد کی تحریک سی ایم کے خلاف، اس کے بعد وہ کہا جاتا ہے کہ جی دوسری فوراً آتی ہے اس کے بعد کہ جو ووٹ آف کانفیڈنس دیا جائے، تو انہوں نے کہا ہم دونوں پروسیس کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس پہ جا نہیں رہے، جو پی ڈی ایم اپنا پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عدم اعتماد کے لیے ٹھیک ہے، بندے تو ان کو لینے ہوں گے نا، پی ڈی ایم کے بندے اکٹھے کرنے ہوں گے، ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ، عثمانی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کی رولنگ کو، جس کو سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ ان کو ایک اتھارٹی ہے، ان کو اتنی آسانی کے ساتھ چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ وہی گورنر ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتا، آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ گورنر کے اختیارات آنی طور پہ کتنے ہیں، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کل سے وہ کہہ رہے ہیں جی صدر کے اختیار کیا ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کہتے ہیں جی گورنر کو، وہ گورنر صاحب سی ایم کو گھر بھیج دیں گے، تو وہ کہتے ہیں صدر گورنر کو گھر بھیج دیں گے، وہ کہتے ہیں اس کی اختیار نہیں۔ تو میرا سوال آپ سے، کیا اتنا آسان ہے جتنا یہ پی ڈی ایم کے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، آسان کی بات نہیں۔ دیکھیے یہاں پر تو آپ پڑھ لیں اس کو، جو شک ہے 137، اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اور صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر گورنر کے ذہن میں یہ آتا، ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کے ہاؤس کا کانفیڈنس نہیں ہے، تو وہ پھر سمن کر سکتے ہیں۔ ایکچولی ورڈ سمن از ریٹن، سمن کر سکتے ہیں اسمبلی کو، اور ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ووٹ لیں۔ اگر آپ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس اور پی ایم ایل کیو کے پاس اگر ووٹ تھے، تو اس سے آسان طریقہ کیا تھا؟ اگر وہ آ کے اگر سارے بیٹھ جاتے 186 اور اپنی میجورٹی دیکھ جاتے، تو ساری چیزیں ختم ہو گئی ہوتی۔ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ بھی ختم ہو گیا ہوتا، ہر ایک چیز ختم ہو گئی ہوتی۔ لیکن یہاں پر لیکن عثمانی صاحب ایک اور بھی، سپتان خان یہ بھی کہہ رہے ہیں، اسپیکر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو آپ اس طرح بھی تو دیکھیں نا کہ جو جس انداز سے صورتحال اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی ہے، اس سے پہلے جو باتیں ہوتی رہی ہیں اور ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ اس طریقے سے ساری چیزیں نہیں ہوئی۔ کیا مطلب ساری چیزیں نہیں ہوئی بتایا گیا؟
समझ नहीं आई। शेख उस्मानी साहब, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर है इस वक्त ये कहना है कि 6 से 7 अरकान इस वक्त पीटीआई के मुल्क से बाहर हैं, और ज़ाहिर है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक रीजनेबल टाइम होता है जो कि आइन के आर्टिकल 136 में भी मौजूद है। आज तो मैं एक लीगल एक्सपर्ट उनको सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है इसके लिए सेक्रेटरी को पाबंद किया गया है कि 7 दिन तक तो वो हाउस में उसे पेश ही नहीं कर सकता, उसके बाद पेश करने के बाद भी कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन चाहिए होते हैं। तो सर ये रीजनेबल टाइम भी तो नहीं दिया गया था ना गवर्नर की टाइम है। और जानिब से। दूसरा उस्मानी साहब, वो स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मेरा इजलास जो है वो मैंने प्रोरोग ही नहीं किया, वो तो अर्जन किया मैंने जुमे तक के लिए। तो ये है कि जब इजलास जारी हो तो वो स्पीकर जो है ना वो अपना गवर्नर साहब इजलास नहीं बुला सकते, ये उनका नुक्ता नजर है। सब कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो होती है वो सुप्रीम होती है, उसके ये स्पीकर का कहना तो कोई चीज़ नहीं ना। स्पीकर के रूल्स रेगुलेशंस जो असेंबली के हैं वो उसके फौकियत तो नहीं मिल सकती ना उनको। आइन में साफ लिखा हुआ है कि वो समन कर सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। और जब वो ये लिखा हुआ है, या अगर वो कहते सब्जेक्ट टू रूल्स या रेगुलेशन, ये हो सकता था अगर वो चाहते। आइन में जो आइन मेकर्स थे उन्होंने नहीं लिखा ये। अगर वो कहते सब्जेक्ट टू रूल्स, सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस, देन इट वाज डिफरेंट। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, या साफ लिखा हुआ है ही विल समन, ही शैल समन द हाउस। जो उसकी इंटरप्रिटेशन मेरी नजर में वो ये कि नहीं कर सकते, गवर्नर साहब का इख्तियार नहीं है। और इसी तरह से बाबर अवान साहब भी माशाल्लाह वो भी आनी एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं इजलास के ऊपर इजलास बुलाना ऐसे ही है कि जैसे निकाह के ऊपर निकाह कर दिया जाए। वो भी बहरहाल आइनी माहिरीन तो वो भी हैं उस्मानी साहब, उनका भी एक नुक्ता नज़र है। तो मामला फिर अदालतों में ही जाएगा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप जिस तरीके से एतजाज़ एहसन साहब कह रहे हैं कि गवर्नर का इख्तियार नहीं है, जिस अंदाज से वो करना चाह रहे हैं, और फिर इस तरह ये अपने बाबर अवान साहब कहते हैं कि जी असम्बली का इजलास हो रहा हो तो दूसरा इजलास नहीं बुलाया जा सकता। वो कहते हैं ये ऐसे ही है कि जैसे एक निकाह के ऊपर दूसरा निकाह कर लिया जाए। नहीं, वो तो होते रहते हैं, निकाह होते रहते हैं, कोई बात नहीं है। वो नाजायज समझे जाते हैं कि निकाह के ऊपर निकाह तो जायज तो नहीं समझे जाते। लेकिन ये चीज़ मैं तो आपको बता रहा हूँ जो उसकी इंटरप्रिटेशन है। अगर एज ए लीगल मैन अगर मुझे इंटरप्रिटेशन उस 137 की करनी पड़े तो मेरे जहन में तो ये आता है कि ये मैंडेटरी है और उसमें किसी चीज़ की कोई रुकावट नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। सही। और इसको करना लाजमी है। तो शायद और अगर नहीं कोई करता तो फिर नेचुरली उस पे जो 139 क्या है उस्मानी साहब? 139 जो कोट करते हैं स्पीकर, वो क्या है? वो तो यही कहते हैं कि मेरा भी इख्तियार है प्रोवोक करने का और एडजर्न करने का। नहीं, प्रोवोक करने का, एडजर्न करने का उनका पूरा इख्तियार है, उसमें किसी की रुकावट नहीं है। मकसद यहाँ कहने का एक स्पेशल प्रोविजन है कि जब एक गवर्नर समझता है कि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको राइट है कि वो समन कर सकता है। सही। और उसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो अब उसमें वो कोई कंडीशन आप कैसे डाल सकते हैं? सही नहीं। आइन तो सबसे सुप्रीम होता है। तो सर ये जो रीजनेबल टाइम का मैंने सवाल किया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आइन के आर्टिकल 136 में मौजूद है कि कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, बल्कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है इसके लिए कुछ लीगल एक्सपर्ट की राय ये है कि इसके लिए सेक्रेटरी को पाबंद किया गया है कि 7 दिन के अंदर तो वो हाउस में भी पेश नहीं की जा सकती। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ तो ये है कि उनके कुछ अरकान असम्बली तो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, तो उनको क्या मौका नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए, जो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं ना, वो एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। हाँ। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में साफ लिखा हुआ है कि वोटिंग जो है वो 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं हो सकती। हाँ। ये उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। हाँ। यहाँ तो कोई चीज ऐसी नहीं लिखी हुई। नहीं, तो गवर्नर ने सर एक दिन का यूजली टाइम दिया, एक दिन 9:35 पर आता है रात गए ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला, और फिर तीसरे दिन 4 बजे कहा जाता है कि लिया जाए। उस पर ज़ाहिर स्पीकर रूलिंग देते हैं और ये जुमे तक उन्होंने उसको एडजर्न कर दिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है और मैलिफाइड है। गवर्नर का जो चीज है पाकिस्तान में तो हर एक चीज मैलिफाइड होती है, कोई चीज बोनाफाइड होती ही नहीं। वो तो आप दोनों तरफ से ये हाल है, एक का नहीं दोनों तरफ से ये हाल है। एवरीबडी इज एक्टिंग बोनाफाइड मैलिफाइड, हर एक की है, वो बात नहीं है। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई किसी किस्म की कंडीशन नहीं लिखी है। अगर मेरे जहन में ये मेरे सामने आएगा, मेरी जो इंटरप्रिटेशन जो मैंने आपको बता दी ये है। अब जो मर्जी आप इंटरप्रेट करें, आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट अब शायद डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दे दे, वो अलग बात।
सही। तो शायद उस्मानी साहब, ये जो खत लिखने का मामला है, स्पीकर की जानिब से कहा जा रहा है कि वो खत लिखेंगे सदर पाकिस्तान को, तो सर सदर पाकिस्तान क्या गवर्नर को हटा सकते हैं? जी नहीं, वो हटा नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़, कोई एक्शन नहीं ले सकता ये सदर बगैर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के। सही, ठीक है सर। ये जो वजीर दाखिला का मौक़िफ़ है, वो ये कह रहे हैं कि अब सीएम पंजाब सीएम नहीं रहे चूंकि उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। इस पर ज़ाहिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वजीर आला एतमाद का वोट नहीं ले सकते तो फिर इसको समझा जाएगा ना कि वो वजीर आला नहीं रहे। अभी तो सेशन ही नहीं हुआ, अभी तो उन्होंने एतमाद का वोट लिया ही नहीं है, तो फिर वो कैसे वजीर दाखिला कह सकते हैं कि अभी वो वजीर आला नहीं रहे? वो ये कह रहे हैं कि जो डी नोटिफाई करने की बात हो रही है या नोटिफिकेशन जारी करने की बात हुई है, ये तो सिर्फ अब एक रस्मी कार्रवाई रह गई है। आप उनके मौक़िफ़ से एग्री करते हैं? जी नहीं, देखिए, अगर आप पढ़ें आर्टिकल 137 को तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये ओनस जो है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया जाए, ये चीफ मिनिस्टर पर है। एक दफ़ा गवर्नर ने कह दिया तो फिर ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले करके गवर्नर को दिखा दे। ये अगर वो नहीं दिखा सकता, लेकिन उस्मानी साहब माजरत के साथ स्पीकर साहब की इस बात को जो कि वो डेफिनेटली चैलेंज करेंगे, अदालत में लेके जाएंगे, वो बार बार बात कर रहे हैं कि पहले मेरे पास आया था कि जी हम अदम एतमाद करने जा रहे हैं सीएम पे, उसके बाद एक गवर्नर साहब की तरफ से आता है कि नहीं आप एतमाद का वोट लें, तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं दोनों करने के लिए तैयार हूँ, बट ठीक है आप जो फ्राइडे तक मैंने एडजर्न किया था हम आते हैं अदम एतमाद की तरफ। अब क्योंकि नंबर गेम जिस तरह आप भी कह रहे हैं, शायद नंबर गेम में दोनों बहुत वीक हैं, इसलिए वो इस तरफ नहीं आ रहे। देखिए, इसमें जो गवर्नर जब करता है तो उस सूरत में जो पार्टी जो पावर में होती है उसको दिखाने होते हैं अपने वोट, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है उसमें ऑपोजिशन पार्टी जो मोशन लेके आती है उसको दिखाने होते हैं। जी सही। तो ये साफ जाहिर है कि ये, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पहले तो वो इरादा था इनका डालने का, वो उसका मकसद ये था कि किसी तरीके से डिसोल्यूशन असेंबली की रुक जाए, वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा कि बेहतर ये होगा, क्योंकि उनको शायद अंदाजा हो गया होगा। लेकिन सर उन्होंने पहली वो जो पिटीशन वापस नहीं ली, वो जो दी उन्होंने अदम एतमाद वाली उसकी दी और वो जारी अपनी जगह मौजूद थी, फिर उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट लें। तो स्पीकर साहब यही कह रहे हैं कि मैं दोनों करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अदम एतमाद पहले आई है, लिहाजा ठीक है नंबर गेम पूरे करे, ओपोजिशन वाले तो उनको हटा देते हैं 186। ये तो कहीं लिखा है ना कि अदम एतमाद की पहले ली जाएगी ये बात, उसमें तो सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है कि 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद में। हाँ, वो लिखा हुआ है। लेकिन शायद उस्मानी साहब, क्या ये स्पीकर की स्वाबदीद है? जिस तरह से अभी बात हो भी रही है कि अब इसके सामने दो चीजें हैं, एक अदम एतमाद की तहरीक है और एक जो गवर्नर ने कहा है सीएम को एतमाद का वोट लेने के लिए। तो आपको क्या लगता है सर, ये स्पीकर की स्वाबदीद है कि जो चीज पहले आई, चाहे तहरीक अदम एतमाद पहले आई या फिर गवर्नर ने कहा कि एतमाद का वोट लें, ये स्पीकर की स्वाबदीद है कि पहले किस पर जाया जाए? नहीं, उनकी कोई स्वाबदीद नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बिल्कुल क्लियर है, इसमें यह है कि गवर्नर शैल समन द हाउस एंड आस्क द चीफ मिनिस्टर टू टेक द वोट, ये साफ लिखा हुआ है। इसमें कोई किसी किस्म की किसी को गुंजाइश नहीं है। उस्मानी साहब, बज़ाहिर यूँ लगता है कि वफाक जो है ना, वो जिस अंदाज से लगता है कि सूबे पे चर दौड़ा है, और वो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आर्टिकल 5 के तहत ना ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, और दूसरा वो ये बात की जा रही है कि जी जिस अंदाज से चीज़ें आगे चल रही हैं, ये ना सिर्फ मामला अदालतों में जाएगा बल्कि ये है कि जो इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। तो क्या कहते हैं आपको ये? और फिर जिस तरीके से आपने देखा कि राना सनाउल्लाह तो यहाँ तक कह गए कि जी इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार करने का ऑप्शन मौजूद है, तो लोग कह रहे हैं ब्रोबीट करने की कोशिश की जा रही है, किसी तरीके से पीछे हट जाएंगे। अब देखिए, मैं तो सियासी मामलात में नहीं जाता ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि कौन अरेस्ट होता है कौन नहीं होता है। मैं तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे ना इस पार्टी में इंटरेस्ट है ना दूसरी पार्टी में। ठीक है। अच्छा शायद उस्मानी साहब, ये बता दीजिए कि अभी ज़ाहिर है कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म ने गवर्नर को, वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के हवाले से फ़िलहाल रोक दिया है, और कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ने भी उन्हें ये मशवरा दिया है कि अगर ये मामला अदालत में चला जाता है तो अदालत उन्हें रिलीफ दे सकती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बिलफर्ज अभी गवर्नर डी नोटिफाई कर देते हैं सीएम को, तो आप ये कह रहे हैं कि सीएम अब फिर सीएम नहीं रहेंगे अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो? जी, फिर सीएम नहीं रहेंगे, और फिर तो असेंबली डिसॉल्व भी नहीं कर सकेंगे वो, जो इनका इरादा था। ठीक है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते एज ए सीएम।
जी नहीं। ठीक है। As far as I'm concerned, he's मामला not फिर आप guilty. देख रहे हैं कि अदालतों की तरफ ही जाएगा उस्मानी साहब? तो देखिए हमारे मुल्क में आजकल तो यही हो रहा है ना, जब ये सियासी लोग आपस में लड़ते हैं हमारे यहाँ बिला वजह लड़ रहे होते हैं, तो जब लड़ते हैं तो जब उनका फैसला कोई नहीं कर सकता तो अदालत के पास जाते हैं, तो अदालत का टाइम ज़ाया करते हैं। अदालत का काम है लोगों के डिस्प्यूट सॉल्व करना, कमर्शियल डिस्प्यूट, पर्सनल डिस्प्यूट्स। हमारी अदालत तो ये सियासतदानों के डिस्प्यूट सॉल्व कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। कुछ लीगल ज़ाहिर है ओपिनियन उन्होंने इस हवाले से अपना दिया। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ दीगर इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, आपकी खबर ये भी है कि स्पीकर ने पीटीआई एमएनएस को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुला लिया है। राजा परवेज अशरफ साहब ने, शाह महमूद कुरैशी ने जो इस हवाले से उन्हें खत लिखा था उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा मैं चैम्बर में बैठा हूँ, आप आएँ, इस्तीफों की हम तस्दीक कर देंगे। तो फिर आपको ये मामला कहाँ जाता देख रहे हैं? आपको लगता है इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ ये मंजूर कर लेंगे। अभी तक लटकाए रखा है इन्होंने मामले को। अभी एक इसमें एच आएगी ना, जिस अंदाज से पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी हम बाकायदा 123 के करीब जो लोग हैं हम जाएंगे हाउस में, जाके बैठेंगे, इस्तीफ़ा देंगे, अपने हाथ से लिखे हुए देंगे, वहीं पे उनको पहुंचा देंगे। अब वो दूसरी तरफ कहा जाता है कि नहीं जी इसकी एक आईनी रिक्वायरमेंट ये है कि ये चैम्बर में दिए जाएं और इन पर्सन दिए जाएं। इन पर्सन तो वहाँ पे भी देंगे हाउस में। अब ये क्या हिच लगा के राजा परवेज अशरफ साहब कहेंगे कि मैं नहीं करता ये, या ये कहेंगे कि नहीं जी मैं वन गो में सबके नहीं करता, मैं 5-5 करूँगा, 6-6 करूँगा, या मैं 10 दिन के बाद दूसरों को। मेरा अपना ख्याल है कि इसको वो डिले करेंगे, इतना आसान नहीं है, किसी सूरत में भी नहीं करेंगे। सियासी तौर पे उनको ज़्यादा नुकसान होगा। सोनिया, असल सवाल ये है कि पीडीएम वालों को क्या हो गया भाई? 3 दिन के अंदर अंदर शुजात फार्मूला भी चल रहा है, जरदारी फार्मूला भी चल रहा है, क्या कहते हैं उसको, परवेज़ इलाही को मनाने की कोशिश की जा रही है, मिन्नतें तरलें जनाब उसके भी कर रहे हैं, मिस कॉलम भी उसको कर रहे हैं, मुनिस इलाही को। ये सारा कुछ क्यों हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई विकेट आपकी कमज़ोर है जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दानादारी की बात करनी चाहिए। माज़रत के साथ सोनिया, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि हमारे जर्नलिस्ट बरादरी के भी लोग देख लें ज़्यादातर, और इसी तरह से आइनी और कानूनी बरादरी के लोग भी वो सियासी जमातों के स्पोक्समैन हो गए हैं। उन्हें चाहिए कि जो लीगल बात करनी चाहिए, मैं दुख हुआ मुझे उस्मानी साहब ने कहीं जिस तरह बात करनी चाहिए वो टोटली पीडीएम का नुक्ता नज़र दे रहे हैं। भाई मैं 139 पूछ रहा हूँ, उसको भी तो इंटरप्रेट करें ना। वो स्पीकर की बात ही नहीं कर रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि स्पीकर की एक अथॉरिटी है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो उस गवर्नर की बात कर रहे हैं जो आईनी तौर पे बैठा हुआ है, जिसका कोई इख्तियार नहीं। आज ऑल ऑफ ए सडन सारे इख्तियारात गवर्नर के हो गए हैं। डी नोटिफाई भी कर सकता है, सीएम को फौरी तौर पर हटा भी सकता है, वो सील भी करवा सकते हैं, और जनाब पता नहीं क्या क्या करवा सकते हैं हाउस को। तो मेरा ख्याल है ये अब देखने वाली बात है दानादारी की। कल 2 लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की। एजाज हसन साहब को आप कह रही थी उनको ले लेते, तो बड़ा इंडिपेंडेंट व्यू उनका आ रहा था दोनों तरफ से कि वो ये सूरत हाल सियासी तौर पे और आनी तौर पे, कानूनी तौर पे किधर जा रही है। लेकिन सोनिया, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, ओनस किस पे है? ओनस इस सारे मसले का जो है ना वो गवर्नमेंट पे आता है। अगर इतना ही आसान मामला था तो रात को फिर डी नोटिफाई क्यों नहीं किया गवर्नर ने? मुनिस इलाही कह के चला गया कि जी मैं थक के जा रहा हूँ, थक गया हूँ मैं, सोना आपने कर देना था। आज कल वो कह रहे थे राना सनाउल्लाह के ये कर दिए जाएंगे, आज वो कहते हैं जी गवर्नर साहब को उनको डी नोटिफाई कर देना चाहिए। वज़ीर आज़म ने तो आज की खबरें ये कि मशवरा दिए कि फ़िलहाल डी नोटिफाई करने से रोक दिए। लीगल एक्सपर्ट्स ने भी उन्हें मशवरा दिया कि फ़िलहाल ये ना करें, क्योंकि अगर अल्टीमेटली मामला अदालत में जाता है तो अदालत रिलीफ दे सकती है सीएम को। तो सोनिया, ये रिलीफ की जो बात है ना, ये 90s में 93 में गालिबन ये हुआ था, बेनज़ीर मरहुमा के ज़माने की बात है। उस वक्त गवर्नर थे चौधरी अल्ताफ़ हुसैन, इनके मामू फवाद चौधरी साहब के, ठीक है। और उस वक्त थे मंजूर भट्टू साहब, क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर। पीपल्स पार्टी ने मंजूर भट्टू को हटा दिया, उनकी जगह पे आरिफ नकई साहब थे मरहूम, उनको लगा दिया। फिर वो राजा स्वरूप जो थे ना, जिनको वो जो गवर्नर लगाया था पीपल्स पार्टी ने, वफाक ने लगाया था, वो उन्होंने, राजा स्वरूप साहब ने क्या किया, उन्होंने आरिफ नकई को हटा दिया वहाँ से, और मंजूर भट्टो को हटा दिया, नकई को बना दिया। मंजूर भट्टो अदालत में चले गए, वहाँ जाके वो रीइंस्टेट हो गए और वापस आ गए, जनाब दोबारा सीएम बन गए। तो ये कहानी वही जा रही है। अब आए बाएं शाएं करके लोग कह रहे हैं नहीं जी मंजूर भट्टो का केस डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। वो भी यही बात थी कि गवर्नर की अथॉरिटी क्या होती है। पहली तो बात है कि गवर्नर की अथॉरिटी पे फवाद चौधरी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को हटाने के हवाले से अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन आया अभी तो हम इसे रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। तो सर, इतनी अहमियत है आपको लगता है गवर्नर के नोटिफिकेशन
की या नहीं? एक बार अगर डी नोटिफाई कर देते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं गवर्नर, तो फिर सीएम नहीं रहेंगे? सोनिया देखें, इसमें जो बहुत ही मेरा ख्याल है छोटी बात है समझने वाली, जो एक मैट्रिक का बच्चा भी समझ सकता है, वो ये है कि चलें मान लिया उस्मानी साहब की बात कि जी 139, बल्कि 139 130 सब क्लास उसकी 7 है, वो ये कहती है कि जी ठीक है, किसी वक्त भी इजलास जारी हो ना हो, गवर्नर साहब सीएम को कह सकते हैं कि हल्फ उठाएं, एतमाद का वोट लें, हाँ। वो कह सकते हैं, चले मान लिया ये तो है भाई। उसके बाद फिर इतना पैनिक क्यों है? ये सारी चीज़ें फिर आप उसी पराए में करने देना, जाने देना। और फिर यह है कि आज जिस अंदाज से बातें गवर्नमेंट के लोगों ने की थी, उन्होंने कहा था ये मामला इट्स ऑल ओवर, ये आप कल आप देखेंगे परवेज़ इलाही सीएम नहीं रहेंगे। आज उन्होंने देखा भरपूर किस्म की कैबिनेट मीटिंग भी की है, दिलो जान से हम खान उनके साथ खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ उनको विन ओवर करने की भी कोशिशें की जा रही हैं। जरदारी साहब के पैगाम आ रहे हैं, जो शुजात साहब भी कह रहे हैं भाई आजा यार साढ़े वाली आजा, मुनस की मिन्नतें तरले करने शुरू कर दी। मेरा ख्याल है इस वक्त रिसीविंग एंड पे पीडीएम वाले इनके कार्ड जो खेलेंगे उनमें ये फौरी तौर पे जो जंप आया ना, हाँ। पहले तो आप कह रहे थे जी रिजाइन करें, अब उन्होंने एक काम निकाला, और बलीगुर रहमान साहब जाहिर है वो पीएमएलएन के बंदे हैं, हाँ। वो तो वही करेंगे जो उनको कहा जाएगा। लेकिन अब होगा क्या एहतशाम साहब, आगे सिनेरियो क्या देख रहे हैं? अच्छा, आज की खबर ये है कि चीफ मिनिस्टर केपी ने ये कहा है कि फिलहाल हम केपी असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं करेंगे। हालांकि जाहिर है कल की डेट दी गई थी 23 दिसंबर को कि हम दोनों असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देंगे। पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है, केपी का फिलहाल रोक दिया है, ठीक डिसीजन है उनका? सुनिए, लोग आज बातें जो कर रहे थे, मेरी एक बड़ी अहम शख्सियत से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि आप क्या समझते हैं कि इमरान रोटी को चोची कहता है कि वो जनाब एक साथ कर दे, नहीं एक अकेले की कर दे और इसकी ना करे, जबकि पंजाब 63% सूबा है, पंजाब भी मूवर और शेकर के तौर पे काम कर रहा होता है, तो वो क्यों करेंगे? ज़ाहिर है उनको एडवांटेज सियासी तौर पे तभी मिलता है कि इधर से 123 बंदे नेशनल असम्बली से रिज़ाइन करें और एक्सेप्ट हो जाए उनका, और दोनों असम्बलियाँ तहलील हो जाए। ज़ाहिर है 70% पाकिस्तान में फिर आप देखेंगे कोई इलेक्शन होना ही होना है। 70% पे होने का मतलब यह है कि पूरे पाकिस्तान में आपको कराना पड़ेगा, पैसे है नहीं है, 50 करोड़ रुपया रो के वो कह रहे हैं अप्रूव कर दे, बजट में प्रोविजन नहीं है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है इजलास इनके लिए इंतखाबात के लिए। और बाय द वे वो तो ये भी कह चुके हैं, पहले कहते था इलेक्शन कमीशन के ज़िमनी इंतखाब, वो कहते हैं कि नहीं, हम अगर दोनों असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो जाती हैं तो फिर उनका पूरा भरपूर इलेक्शन होगा और 5 साल के लिए होगा। तो सोनिया बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। मेरा ख्याल है सियासी तौर पे जो गलतियाँ की जा रही हैं मजबूर कर रहे हैं। आप सुना है कि परवेज़ इलाही साहब की भी अहम शख्सियत से अगले दिन मुलाकात हुई है, और वो यहाँ के उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जी वो भी लोग इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि असम्बलियाँ चलें, भाई चलाएँ, लेकिन आप बैठ के डायलॉग करें ना, गिव एंड टेक कर लें ना। अब बात आके फंस गई है जून में कि जी जून में इजलास करवा लें, जून में मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। पीटीआई जो है ना वो आ गई, कहती ठीक है अप्रैल में नहीं कहते, जून में आ जाए। हाँ। तो आप अगस्त की बात कर रहे हैं तो आप जून में आ जाए, 2 महीने। पीडीएम तो किसी तरह भी बैकफुट पर आ ही नहीं रही। सोनिया, उनका सबसे बड़ा मसला जो बन गया है ना, देखिए वही बार बार लोग बात कर रहे हैं कि उनको पब्लिक को देने के लिए कुछ नहीं है। माजरत के साथ इसहाक डार साहब को जब लेके आए थे वो खामोश हो गए। आपने देखा अभी IMF का प्रोग्राम तुम्हारा रिज्यूम नहीं हो रहा है, उनकी अपनी कड़ी से कड़ी शराइत होती चली जा रही हैं। हुकूमत के लिए इतनी मुश्किलात पैदा हो गई हैं कि परसों आपने देखा, कल उन्होंने जनाब एक ऑस्टेरिटी पैकेज ऐलान किया कि जी शादी हाल जल्दी बंद होंगे, मार्केटें जल्दी बंद होंगी, फलाना होगा, घर से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम से 56 बिलियन रुपया बचेगा। भाई इस तरह के मैयर से बात नहीं होती। लोग तो काम ही नहीं करते हमारे, आप जो हमारे दफ्तरी लोग हैं ज़्यादातर, वो माजरत के साथ वो कहते हैं कि हम तनख्वाह लेते हैं काम करने की। हाँ। ठीक है ना, अब काम तो करते नहीं है। फ्रॉम होम वाला फॉर्मूला आपको लगता है इतना सक्सेस नहीं होगा? देखिए बिल्कुल नहीं सक्सेस, उसकी कोई नज़र ही नहीं आती सिरे से। और देखें हर आने वाला दिन सोनिया बड़ी तेज़ी के साथ नीचे लेके आज फिर स्टॉक मार्केट नीचे गई है, डॉलर फिर नीचे गया। 2 दिन में आपने देखा 1700% 1600% स्टॉक मार्केट नीचे गई है। अब आज की बहरहाल आप देख लें, कल जो स्टेट बैंक ने सालाना रिपोर्ट बड़ी आई ओपनर है। उन्होंने कहा कि जी हर सेक्टर जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाया, बड़े बुरे हालात हैं, डॉलर बाहर जा रहा है, नहीं रोक सके, और उसके बाद मुश्किल से 3% के करीब ग्रोथ होगी, जो 5-5.5% की आप चाह रहे हैं। तो सारी चीज़ें खराबी की तरफ जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यही है, अदम इस्तेकाम आप कह रहे हैं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं इसी पॉइंट पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद बात होगी, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा एहतशाम साहब, आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने बात की और उन्होंने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो मामला है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के उन्होंने बात की है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक ये मामला जा सकता है। अब जाहिर है बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जाहिर है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात होती है तो इसके लिए पूरा एक प्रोसेस होता है, पूरा एक टाइम चाहिए होता है। पीटीआई के कुछ लोग जाहिर है मुल्क से बाहर हैं, तो आपको लगता है कि ये जनवरी तक किसी तरह से मामला रहेगा या फिर जो बात कर रहे हैं इससे पहले डी नोटिफाई हो गया तो फिर तो सूरत हाल कुछ और ही बन जाएगी? देखिए, अगर तो ये स्पीकर के इख्तियारात को चैलेंज नहीं करते और स्पीकर जिस तरीके से कह रहे हैं कि जी इसमें टाइम लगेगा और ये जनवरी तक भी मामला जा सकता है, तो फिर तो स्मूथली चीज़ें जाएंगी। और अदम एतमाद होना है या एतमाद का वोट लेना है सीएम ने, तो वो तो प्रोसेस में दोनों चीज़ें हो सकती हैं जिसका वो बार बार कह रहे हैं। हाँ, अगर ये फैसला कर लेते हैं कि नहीं हमने बिल्डोज करना है उसकी ओपिनियन को और हमने डी नोटिफाई करना ही करना है और गवर्नर का इख्तियार वो फाइनल होगा, तो ज़ाहिर है उसके गवर्नर के इख्तियार को तो सुनिए सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं ना, जो उनके मुखालफिन हैं, और फॉरेन गेस्ट ओपिनियन भी इसके बारे में है। तो लिहाजा ये मामला अदालतों में जाएगा और ठीक है, अदालतों पे बोझ बढ़ रहा है, ये सियासी लोगों को चाहिए अपने तौर पे फैसले करें, अपने मसले हल करें, लेकिन नहीं कर रहे क्योंकि अना की जंग है। और फिर आप देख लें अना के साथ साथ ज़ातियात की जंग है, उसके बाद और आप देख लें अपने अपने पॉलिटिकल पर्सनल इंटरेस्ट भी साथ साथ लोगों के चल रहे हैं। लिहाजा प्रोसेस में ये भूले बैठे हैं कि क्या हो रहा है। सबको पता चल रहा है कि सूरत हाल इंतहाई ख़राबी की तरफ जा रही है, लेकिन नहीं। अब बिलावल भुट्टो साहब दौरे भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब $2 बिलियन 2 अरब रुपया वो कहते हैं अब तक उनके दौरों पे खर्च हो चुका है। वो कहते हैं कि जी मैं वज़ीर ख़ारजा हूँ, मुझे बाहर ही जाना है, इंटीरियर मिनिस्टर नहीं हूँ। तो या तो कुछ करके दिखाया ना। एक जगह वो कहते हैं कि अपनी जेब से मैं खर्चा दे रहा हूँ, प्रोटोकॉल है, इतने 7-10 बंदे आपके जाते हैं, उनका खर्चा कौन देता है? सवाल ये नहीं है सोनिया। कल मुबशर एक साहब को इन्होंने लगाया एडवाइज़र, और उसके राना मुबशर को, और 76 लोगों की कैबिनेट हो गई है। अभी हालत यह है कि पैसा जहर खाने के लिए माजत के साथ नहीं है, ठीक है ना, तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। केपी का स्पीकर जो है ना अपना सीएम रो रहा है, चीख रहा है कि हमारा 120 अरब रुपया रोक के बैठे हुए, आप क्यों नहीं दे रहे? हम तनख्वाह नहीं दे सकते, वॉर ऑन टेरर मैं नहीं चला सकता। जो फाटा जो अब मर्ज हुआ है इसमें केपी में, कहता है वहाँ पे मैंने जो काम करना है, पुलिस की चौकियाँ बनानी है, वो पैसा नहीं। एक तरफ सूरत हाल ये है, दूसरी तरफ आप देखते हैं सियासी लड़ाई कहाँ से कहाँ चली जा रही। अब बात यह है कि अब पीडीएम को भी देखना, इमरान खान साहब को तो खासा सबक मिल गया उसके जो फैसले देर किए, लेकिन उनको एक एडवांटेज है इसलिए कि गवर्नमेंट में नहीं है, उनका इतना नुकसान नहीं होगा। कल इलेक्शन होते हैं, 2 हफ्तों के बाद होते हैं, 2 महीने में, 4 महीने में, 6, उनको फ़ायदा होगा इसलिए कि वो गवर्नमेंट में नहीं बैठे। जब गवर्नमेंट में थे 3.5 साल काम नहीं किया था, या परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी, या लोगों को नहीं दे सके थे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं ख़त्म हुई, कम हुई, उसके बाद बेरोज़गारी देख लें, उसके बाद फिर देख लें जिस अंदाज से हर चीज़ नीचे आ गई थी, तो सारा मलबा उन पे था। अब सारा मलबा इनके ऊपर है। लोग ये PMLN अपनी जगह परेशान है कि जी 13 पार्टियां, बाकी सारे मज़े ले रहे हैं, गाली हमें पड़ रही है, और उनके पास अब कुछ नहीं रह गया। आज आके आप जो उन्होंने चूरन भेजना है वो नवाज साहब को बुला के भेजना है, और राना सनाउल्लाह कहते हैं जी अभी आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, इस्तकबाल की तैयारियाँ हो जाएंगी। देखें वो जनवरी की डेट तो 30 जनवरी से पहले की डेट तो राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं, और वो भी कह चुके हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी। सोनिया, सवाल है कि आपके पास पॉलिटिकल ऑप्शंस क्यों इतनी तेज़ी से ख़त्म हो गए? आपने इतनी हार्ड एंड लाइन ले ली कि हम बात ही नहीं करेंगे, या ये कि बात करने के लिए तैयार हैं तो कहते हैं इमरान चोर चोर कहना बंद करें। वो वैसे कहना भी चाहिए, उनको बंद करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि बैकडोर आपने देखा, गुफ्तगू भी यही 4 मुलाकातें इसहाक डार की अलवी साहब से हुई, कोई बात नहीं निकली। फिर निचली टियर की जो है, सेकंड टियर की जो लीडरशिप है दोनों जगहों की, पीडीएम की, पीटीआई की, उनकी मुलाकातें भी, सब लोग यही कह रहे हैं कि जी नहीं ठीक है, आप इलेक्शन की डेट दें, क्योंकि इमरान खान के लिए सोनिया अब ये डू और डाई है सियासी तौर पे मसला। अगर इससे पीछे हटते हैं तो लोग कहेंगे जी हमें 7 महीने आपने ख्वार किया, जलसे जुलूस किए, क्या क्या हमने किया, और उसके बाद आपने 25। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं टाइम गेन करने की कोशिश कोई करवा रहा है या हो रही है? इमरान खान साहब ने 17 को अनाउंस किया, कहा जाता है कि 17 को ही ये असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का ऐलान कर सकते थे। 1 हफ्ते का इन्होंने मार्जिन दिया, फिर असम्बलियाँ तहलील करने का पहले वो चैलेंज करते रहे। अब जब होने की बात आई तो हर तरफ से फेस सेविंग नजर आ रही है, गवर्नमेंट के एंड पर भी, पीटीआई के एंड पर भी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टाइम गेन की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से ये 3-4 महीने गुजर जाएं? देखिए, अब सियासी तौर पर तो इमरान खान का तो सोनिया नुकसान इतना नहीं हुआ ना जितना पीडीएम का हुआ है। गवर्नमेंट में रहते हुए तो बहुत मुश्किलात है ना, वहाँ पे वो एक तरफ पॉलिटिकल फायर फाइटिंग भी करनी पड़ रही है, दूसरी तरफ उनके लिए मसाइल हैं कि डिलीवरेंस नहीं हो रही, डिलीवरी नहीं है, उनकी कारकर्दगी नहीं है जिस अंदाज से होनी चाहिए थी, चीज़ें ठीक नहीं हुई। वो यही कहते हैं कि जी हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, ये बड़ी बड़ी कामयाबी है। लेकिन देखते हैं मिफ्ता इस्माइल और आज भी आर्टिकल लिखा उन्होंने डार साहब के ख़िलाफ़, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात तो डेफिनेटली हैं,
لیکن ایسی مشکلات نہیں کہ جس سے نہ نکلیں. ہاں ان کو جو ڈرانے کی بات ہو رہی ہے کہ جی گرفتار کر لیے جائیں گے, اسمبلی ٹوٹی جائیں گی, اس کے بعد پھر کیا ہوگا, 600 لوگ ہیں, 300 کے پی سے آئے ہوئے سیکورٹی گارڈ تو 300 پنجاب سے ختم ہو جائیں گے, اور ان کے لیے اور پھر جو بار بار پرویز لائی بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کی ٹانگ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی, آپ کو دورے کرنے پڑیں گے, مشکلات ہوں گی. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تھوڑا ٹائم لے لیں, پھر یہ ہے کہ جو ہم نے کام شروع کیے ہوئے ہیں, پروجیکٹ شروع کیے ہیں, تختیاں لگ جائیں گی, شاید لوگ ہمیں ووٹ دینے کے لیے اور زیادہ تعداد میں آئیں گے. دوسری طرف ان کے لیے مسائل ہیں پی ڈی ایم کے لیے, ابھی تک انہوں نے کچھ کیا. کل کا ایک فیصلہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے, وہ جس کو کہتے ہیں اپنے کچھ میجرز اخراجات کا, لیکن سونیا جو نان ڈیولپمنٹ غیر ترقیاتی خرچے کو بالکل حکومت ناکام ہو گئی ہے, اس کو ختم نہیں کیا گیا. مزید منسٹریاں کریٹ کی جا رہی ہیں, مزید لوگوں کو, پولیٹیکل لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نوازنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ غلطی ہے. کوئی ایک ایسا سیکٹر آف دا اکانومی جہاں پہ ڈیلیور کر لیتے نا, ابھی دیکھیں نا بڑی مشکل سے یہ اپنا ریونیو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی پہلے کوارٹر میں 300 ارب روپے کا شارٹ فال آیا اس میں. تو میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی کے ساتھ چیزیں ہویں, سوائے ایک کام کے کہ $1.7 بلین وہ اناؤنس کیا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے. وہ بھی انہوں نے پرٹیکولرلی مارک کیا سندھ کے کچھ علاقوں میں استعمال ہوگا سیلاب سے تباہیوں کے لیے. پیسہ نہیں ہے, بجٹ کو فنڈ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو باقی آپ دیکھ لیں الیکشن کروانا پیسہ نہیں ہے, کیا کریں گے. تو یہ ساری صورتحال غمازی کرتی ہے کہ پی ڈی ایم کے لوگ ٹائم گین اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کچھ کر کے پھر الیکشن میں جائیں, جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کر کے الیکشن میں جائیں, لیکن احتشام صاحب چلیں گے ارلی الیکشن پر نہیں آتے جو عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان 8-9 مہینوں میں یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں یا نہیں؟ 8 مہینے بھی آپ کو لگتا ہے صورتحال ایسی ہوگی یا اس سے بھی بدتر ہوگی؟ دیکھیں آئی ایم افریڈ کہ بہتر ہوتی تو نظر نہیں آ رہی سونیا. دیکھیں نا, بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے ریزروز بہتر ہونے چاہیے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے. ایکسپورٹ آپ کی نہیں بڑھی, آپ کا امپورٹس آپ کی دیکھ لیں $70 بلین سے زیادہ کی ہوگی ہے. آئی ایم ایف سے جو پیسہ لینا وہ نہیں رہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے آج اناؤنس کیا دینے کے لیے, کل ورلڈ بینک سامنے نہیں آ رہا. آپ کے بائیلیٹرل کریڈیٹر, آپ کے دوست ممالک, وہ کہا جا رہا تھا کہ جی $4 بلین کی بات ہوئی تھی کہ سعودی عرب دے دے گا, ابھی تک نہیں دیا. چائنا $3 بلین مزید پار کرنا چاہتا ہے اسٹیٹ بینک میں, وہ نہیں آیا. تو ابھی $6.6 بلین کے ایک مہینے کی امپورٹ کے لیے ناکافی ہیں. لہٰذا ریمیٹنس $3 بلین کی بائی دی وے کم ہو گئی ہیں. آپ کے پاس پبلک کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں وہ بڑی کوشش کی گئی تھی کہ ہنڈی حوالہ کو ختم کیا جائے گا, بینکنگ چینل سے پیسہ نہیں آ رہا, کیونکہ آپ نے دیکھ لیں اتنا فرق ہو گیا. 3 قسم کے ریٹ چل رہے ہیں, ایک انٹر بینک ریٹ چل رہا ہے, اس کے بعد ایک مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے, ایک آپ جو کہتے ہیں یہ والا ریٹ چل رہا ہے, بلیک کا ریٹ, بلیک مارکیٹ کا ریٹ چل رہا ہے. $170-160 کا بھی نہیں مل رہا مارکیٹ میں. تو حکومت کے پاس کوئی کشن نہیں باقی رہ گیا, کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے. ہاں ایفرٹ کر رہے ہیں, شاید ان کو خیال ہے, سیاسی لوگ ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کچھ کیے بغیر جائیں گے تو مشکلات ہو جائیں گی الیکشن میں. لیکن ایز وی اسپیک اب کیونکہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں, خزانہ خالی ہے, باہر کی دنیا اتنی سپورٹ نہیں کر رہی, ڈونلڈ فٹیگ والی بات سامنے آ گئی ہے, تنگ آ گئے لوگ دے دے کے, ٹھیک ہے نا. اب وہ پھر اوپر سے معذرت کے ساتھ الزامات بھی لگتے ہیں, جو پیسہ دیا جاتا ہے, امداد دی جاتی ہے, وہ خود برد ہو جاتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت جو ہے نا وہ ایک بڑی مشکل میں پھنسی ہے. اور آپ کو یہ لگ رہا ہے سر کہ 7-8 مہینے کے بعد بھی اگر تو الیکشن ٹائم پر بھی ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی گورنمنٹ کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا؟ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایسی کی ایسی ہوگی. اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. پروگرام کے حوالے بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.